रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक और संघर्षों से भरा हुआ है, जो दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति उच्च नैतिक मूल्यों, अद्वितीय व्यापारिक दृष्टिकोण और विनम्रता के साथ ऊंचाइयों को छू सकता है। हालांकि आपका यह प्रश्न कि रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर चले गए सत्य नहीं है। रतन टाटा अभी भी हमारे बीच जीवित हैं और उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए उनकी वास्तविक कहानी को जानना और समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं यहाँ उनके जीवन की एक दिलचस्प और प्रेरणादायक यात्रा को साझा करूंगा, जिसे आप उनकी क्राइम स्टोरी और दर्दनाक स्टोरी के रूप में देख रहे हैं। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। रतन टाटा का जन्म 20 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे टाटा परिवार के सदस्य हैं, जो पहले से ही व्यापार और उद्योग में अपने बड़े योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि रतन का बचपन बहुत खुशहाल नहीं था। जब वे केवल 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था, जिसने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। वे और उनके भाई को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। यह समय उनके जीवन का एक दर्दनाक और संघर्षशील हिस्सा था, जिसने उन्हें आत्मनिर्भर और समझदार बनाया। रतन टाटा की शिक्षा बहुत उच्च स्तरीय थी। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। विदेश में रहने के बाद उन्होंने भारत लौटने का निर्णय लिया, जहां उनका सामना टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हुआ। टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी और चुनौतियां। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में शामिल होकर अपना करियर शुरू किया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे कैसे एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह को आगे बढ़ा सकते थे, जिसका नेतृत्व पहले से ही जमशेदजी टाटा और JRD टाटा जैसे महान नेताओं ने किया था। मई में जब उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का पदभार संभाला, उस समय टाटा ग्रुप में लगभग 300 स्वतंत्र कंपनियां थीं और समूहों को एकजुट करना एक बड़ा काम था। रतन टाटा को न केवल कंपनी को एकजुट रखना था, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी थी। उनकी नेतृत्व शैली से कई लोगों को पहले संदेह था, क्योंकि वह शांत, विनम्र और स्वाभाविक रूप से उदार थे। लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं से सबको गलत साबित किया। दर्दनाक दौर और गलतफहमी। रतन टाटा को कई बार आंतरिक राजनीतियां, साजिशों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब वे टाटा ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, तो कुछ कंपनियों के पुराने अधिकारियों ने उनके नए विचारों और नीतियों का विरोध किया। उन्हें लगता था कि रतन टाटा बहुत ज्यादा बदलाव ला रहे हैं। इन आरोपों ने उनके जीवन में एक कठिन समय ला दिया। कई बार टाटा ग्रुप के अंदर ही लोगों ने उनके खिलाफ गलतफहमियां और विवाद खड़े किए। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जब उन्होंने टाटा मोटर्स के लिए नैनो कार का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो इसे जनता और मीडिया में व्यापक प्रशंसा तो मिली, लेकिन इसके निर्माण के दौरान उन्हें कई कानूनी और राजनीतिक अड़चनों का सामना करना पड़ा। सिंगूर में नैनो फैक्ट्री के निर्माण पर हुए विरोध ने उन्हें मजबूर किया कि वे उस प्रोजेक्ट को गुजरात में शिफ्ट करें। यह एक दर्दनाक और कठिन समय था, जिसने रतन टाटा को आंतरिक रूप से झकझोर दिया। सच्ची ईमानदारी और न्याय की लड़ाई। रतन टाटा के जीवन की कहानी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी ईमानदारी और न्याय के प्रति समर्पण। उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार या अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं किया। 1998 में जब भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई, तब रतन टाटा ने कई नए बाजारों में टाटा ग्रुप का विस्तार किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए कदम उठाए। 2000 में टाटा ने टेटली चाय का अधिग्रहण किया और 2007 में ब्रिटिश स्टील कंपनी कोर्स का। इसी समय टाटा मोटर्स ने प्रतिष्ठित जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स का भी अधिग्रहण किया। इन सभी अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया। व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष और प्यार की कहानी। रतन टाटा की निजी जिंदगी भी कुछ दर्द भरी रही। उन्होंने अपने जीवन में 4 बार सगाई की, लेकिन चारों बार उनकी सगाई टूट गई। उनके जीवन में सच्चे प्यार की कमी महसूस होती रही, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का सार्वजनिक रूप से गिला नहीं किया। उनका ध्यान हमेशा उनके काम और उनके समाज के प्रति जिम्मेदारियों पर रहा। रतन टाटा एक विनम्र और दयालु व्यक्ति हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनके समाज सेवा के कार्य, विशेषकर उनकी चैरिटी फाउंडेशन, भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में
महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अंतिम समय में टाटा ग्रुप की राजनीति। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया। हालांकि कुछ ही वर्षों बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप से हटाया गया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये घटना टाटा ग्रुप की आंतरिक राजनीति और पारिवारिक झगड़ों को उजागर करती है। हालांकि रतन टाटा ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बहुत संयम बनाए रखा, लेकिन उनके जीवन का यह दौर उनके लिए तनावपूर्ण और कठिन था। रतन टाटा की विरासत। रतन टाटा का जीवन प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने न केवल व्यापार में ऊंचाइयां हासिल की, बल्कि उन्होंने समाज सेवा, नैतिकता और मानवता के मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल आर्थिक रूप से उन्नति की, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की भी मदद की। उनके द्वारा स्थापित किए गए चैरिटेबल ट्रस्ट ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाया। आज रतन टाटा उन व्यवसायियों में से एक हैं, जिन्हें दुनिया भर में सम्मान और प्रशंसा मिलती है। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण के कारण वे लोगों के दिलों में खास स्थान रखते हैं। निष्कर्ष, रतन टाटा की जीवन कहानी संघर्षों, चुनौतियों और समाज सेवा की कहानी है। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने भारत और दुनिया में व्यापार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई। उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां और गलतफहमियां आई, लेकिन रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणादायक और संघर्षों से भरा हुआ है, जो दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति उच्च नैतिक मूल्यों, अद्वितीय व्यापारिक दृष्टिकोण और विनम्रता के साथ ऊंचाइयों को छू सकता है। हालांकि आपका यह प्रश्न कि रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर चले गए सत्य नहीं है। रतन टाटा अभी भी हमारे बीच जीवित हैं, और उनके जीवन और योगदान को याद करते हुए उनकी वास्तविक कहानी को जानना और समझना महत्वपूर्ण है।